हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम यूलिसिस जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। और लॉर्ड टेनिसन का लाइफ पीरियड है 1809 टू 1892। जो पोएम का टाइटल है यूलिसिस, वो एक्चुअली क्या है? होमर ने जो ओडिसी लिखी है उसका एक कैरेक्टर है। सो यूलिसिस वाज one of the warriors of ट्रोजन वॉर। और टेनिसन जो है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एज को। सिंस ऑल ऑफ अस नो दैट जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन सेवरल पीरियड्स, और उसका एक मेजर पीरियड है विक्टोरियन एज, दैट इज 1837 टू 1901। और इसके विक्टोरियन एज जो है वो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें यूलिसिस की पोएम में बहुत क्लियरली देखने को मिलते हैं। और टेनिसन की पोएम्स की जो भी मेन फीचर्स हैं उनमें से एक है हिज पोएम्स रिफ्लेक्ट द डिफरेंट इंटेलेक्चुअल करेंट्स प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। तो विक्टोरियन एज के जो भी इश्यूज थे वो टेनिसन की पोएट्री में वी आर एबल टू नोटिस। नेक्स्ट पॉइंट है उनकी पोएट्री का, हिज पोएट्री डिस्प्लेज रिमार्केबल म्यूजिकल एंड पिक्टोरियल क्वालिटी। तो उनके टेनिसन का जो राइटिंग स्टाइल है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, जो वर्ड अरेंजमेंट है, वो इतना रिमार्केबल है that it creates a picture in front of us and we are clearly able to see, or we are clearly able to notice what the poet wants to convey. Next point है उनकी poems का, he goes back to the legends rooted in the British soil। तो जैसे कि इंडिया में भी या भारत में भी हम लोग कई लीजेंड्स जो हैं हम हमारे एल्डर्स से सुनते आए हैं। फॉर एग्जांपल राम जो है उनके बारे में सुनते हैं, हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं। हिस्टोरिकली जो है हो सकता है कि हमें नहीं पता है कि वो कब क्या किया, उसका कहीं हमें डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है नहीं मिले, लेकिन वो लीजेंड्स जो कि सदियों से कहते सुनते चले जा रहे हैं और हम उनको ओरली भी सुनते हैं, हमें कहानियाँ लिखी हुई भी मिलती हैं जो हम पढ़ते हैं। तो उसी तरह से ब्रिटेन में जो लीजेंड्स हैं वो लीजेंड्स जो हैं वो टेनिसन की पोएट्री में प्रोमिनेंट प्लेस उनको मिलता है। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट उनकी पोएम्स का है, देयर इज इमोशनल एलिमेंट इन हिज पोएट्री। सो इमोशन जो है उनकी पोएट्री में नोटिसेबल है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, मोरल कंसर्न एंड डिडक्टिव पर्पस इज नोटिसेबल। उनकी पोएट्री में, टेनिसन की पोएट्री में मोरल कंसर्न है कि हम लोगों को ही इज वरीड और ही इज कम्युनिकेटिंग a layman or his readers that what people should do. He wants to instruct the people what these people should actually do or what they should think and act. हम पोएम अब स्टार्ट करेंगे और ये पोएम जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब ए फॉर्म ऑफ पोएट्री, और मोनो इज सिंगल, मोनोलॉग इज डायलॉग। डायलॉग इज जिसमें दो लोग बातें करते हैं, मोनोलॉग जिसमें सिंगल पर्सन बात कर रहा है, और इसमें स्पीकर कौन है? यूलिसिस। यूलिसिस जो है वो ही स्पीकर हैं। और ऐसा हमें लगता है when we read the poem we are able to guess that there are some people around him whom he is talking.
but the other persons are not replying or they are not talking. So ये पोएम जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है. और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि द पोएम इज इन ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स मतलब देयर इज नॉट अ सेट राइमिंग स्कीम इन द पोएम. तो ये दो टाइप हैं पोएट्री के. तो ये कौन से टाइप में लिखा गया है? ड्रामेटिक मोनोलॉग में. और दूसरा, इसका कोई राइमिंग स्कीम, सेट राइमिंग स्कीम नहीं है, ये ब्लैंक वर्स पोएट्री है. So we shall start the poem with एक और चीज है कि there are 3 parts of the poem. 3 parts of the poem means the poem starts with it little profits. तो यहाँ से लेके फर्स्ट लाइन से लेके और लाइन नंबर 32 तक जो है वो एक पार्ट है जिसमें कि Ulysses is introducing himself, his surroundings, and what he wishes, what his wishes are. जो सेकेंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है लाइन नंबर 33 से एंड इट गोज अप टू लाइन नंबर 43. तो ये सेकेंड पार्ट है इन विच ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिज सन टेलीमेकस. एंड थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइन नंबर 44 एंड इट एंड्स at line number 70. So this is the last part of the poem in which he is addressing his companions, his peers with whom he is starting a journey. So हम start करते हैं poem. It little profits that an idle king by this still hearth among these barren crags, matched with an aged wife, I mate and dole unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. So Ulysses is describing about himself that he is a king who is idle. Idle means he is not active these days by this still hearth, and he is sitting where the hearth or जो आग होती है जिसके पास में वो बैठा है, that is still, there is no fire in it among these barren crags. और जो उसके surroundings है they are also infertile. He is not able to see or he is not seeing much activity there. Matched with an aged wife and his wife is old also. I mate and dole unequal laws unto a savage race. और वो क्या कर रहा है? I means he is obsessed with himself. He is telling about himself that मैं measure करता हूँ and I give unequal laws unto a savage race. और मैं किसके बारे में केयर कर रहा हूँ? उन लोगों के बारे में, मेरे कंट्रीमैन के बारे में या सिटीजन्स के बारे में who are savage, who are not civilized, that hoard and sleep and feed and know not me. और उनको that hoard जो कि बस स्टोर करते हैं एंड स्लीप सोते हैं एंड फीड खाना खाते हैं एंड नो नॉट मी. और वो मुझे जानते नहीं है. जानते नहीं है मुझे मतलब कि ये तो जानते हैं कि आई एम देयर किंग, बट ये नहीं जानते हैं कि मेरी क्वालिटीज़ क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या मेरे कैपेबिलिटीज़ हैं, ये वो लोग नहीं जानते. ये यूलिसिस हमें बताना चाहता है. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. On shore and when through scudding drifts the rainy heads waxed the dim sea. इन लाइन्स में क्या कह रहा है? और एक बात और नोट करेंगे, नोटिसेबल है कि the word I is frequently appearing in the poem. So that indicates that Ulysses is very much concerned about himself. I cannot rest from travel. और क्या कह रहा है वो कि I don't want to stop traveling. I will drink life to the lees.
और मैं लाइफ को आई वॉन्ट टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, लीज इज लास्ट तक मैं पीना चाहता हूँ लाइफ को। अब ये जो ये देखो वर्ड्स देखो, लाइफ, लीज, ये अलिट्रेशन है। सेम साउंड जो है, सेम साउंड जो है लेटर्स की, तो लाइफ, लीज, अलिट्रेशन। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, ग्रेटली, ग्रेटली ये रिपीटिशन है, रिपीटिशन। तो ये जो म्यूजिकल क्वालिटी है टेनिसन की पोएम्स में, वो हमें इस पोएम में भी देखने को मिलती है। तो क्या कह रहा है यूलिसिस? ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली। तो मैंने जब एंजॉय किया तो बहुत एंजॉय किया है, जब सफ़र किया है, जब मैं परेशान रहा हूँ, और वेन एवर आई हैव स्ट्रगल्ड ग्रेटली बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन ऑन शोर एंड वेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हेड्स। तो जब मैंने एंजॉय किया है तो अच्छी तरह से किया है, सफ़र किया है तो भी ग्रेटली किया है। जब मैं व्हेन आई वाज विद द पीपल हु लव्ड मी, तब भी मैंने एंजॉय किया है। एंड अलोन, व्हेन आई वाज अलोन दैट टाइम ऑल्सो आई डिड नॉट फील माई सेल्फ लोनली। ऑन शोर, जब मैं किनारे पे था, जब मैं लैंड पे था, जब मैं सेफ था, तब भी मैंने एंजॉय किया है। एंड व्हेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हेड्स वैक्स द डिम सी, और कब भी एंजॉय किया है मैंने, जबकि हेड्स जो है, हेड्स क्या है, ये कुछ स्टार्स हैं जिनका अपीयरेंस जो है वो इंडिकेट करता है कि सी जो है वो ट्रबलसम होने वाला है, सी जो है स्टॉर्मी होने वाला है। कि उस टाइम भी स्कडिंग मतलब उन स्टोमी सी में आगे बढ़ते हुए भी मैंने क्या किया है, मैंने एंजॉय किया है। तो स्टॉर्म ने जब क्या किया, सी को वैक्स कर दिया। वैक्स इज इरिटेट कर देना, परेशान कर देना, ट्रबल कर देना। अब देखो, इरिटेट, परेशान, ट्रबल कौन होता है? सी नहीं होता है। तो ये अगेन क्या है यहाँ पर? फिगर ऑफ स्पीच है। वैक्स कौन होता है? वैक्स लाइव पर्सन होता है, सी नहीं होता है। तो ये personification है। I am become a name for always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least but honored of them all. और अगेन आई आया है, सो खुद की ही बात कर रहे जा रहा है। आई एम बिकम अ नेम, क्या कह रहा है अपने आप के लिए कि आई एम नॉट अ नोबडी, आई एम a person who has earned fame, popularity for always roaming with a hungry heart. क्यों? क्योंकि मैं कैसे घूमा हूँ इस वर्ल्ड में with a hungry heart. Again hungry heart alliteration है और personification है। हार्ट हंग्री नहीं होता, हंग्री कौन होता है? लिविंग बीइंग होता है। सो मच हैव आई सीन एंड नोन, और क्या कह रहा है वो कि मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ मुझे नॉलेज है। सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स, मैंने अलग अलग तरह की सिटीज देखी हैं, वहाँ अलग अलग तरह के लोग देखे हैं, अलग अलग तरह के कल्चर देखे हैं। एंड क्लाइमेट्स, क्लाइमेट्स भी अलग अलग तरह के देखे हैं। काउंसिल्स, वहाँ के जो लोग जो होते हैं सिटी को गवर्न करने वाले, उन काउंसिल्स को देखा है। गवर्नमेंट्स, जो कंट्रीज को या जो गवर्नमेंट्स को रन, अलग अलग तरह की टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको भी मैंने देखा है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत कुछ देखा है तो आई एम नथिंग, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। इन सब जो अलग अलग तरह की या बहुत अच्छी जो इस वर्ल्ड की जो मैंने अच्छी चीज़ें देखी है, उनमें भी आई हैव ऑनर्ड बाई, आई हैव बीन ऑनर्ड बाई ऑल ऑफ देम। एंड ड्रंक डिलाइट, अगेन क्या कह रहा है? ड्रंक डिलाइट, सेम साउंड रिपीटेशन है, डी डी, ड्रंक डिलाइट। और ड्रिंक कौन करता है? लिविंग बीइंग करता है।
अगेन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, और and drunk delight of battle with my peers far on the ringing plains of windy Troy। और मैंने क्या किया है मेरे पियर्स के साथ, मेरे कंपेनियंस के साथ में फार दूर जगह पे मैंने क्या किया है, क्या किया है, मैंने आनंद लिया है, मैंने एंजॉय किया है अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कंपेनियन के साथ में। तो ये इस तरह से जो है ये क्या है, एलिट्रेशन है और पर्सोनिफिकेशन है। विंडी ट्रॉय क्या है, यहाँ पे ये ट्रोजन वॉर जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करने गया था। तो क्या कह रहा है ये कि वहाँ दूर जो ट्रॉय था वहाँ पर भी मैंने एंजॉय किया है, जबकि मैं वहाँ पे क्या कर रहा था, वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो अगेन आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, एक ही लाइन में 2 बार आई आया है, आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। तो जहाँ भी गया हूँ, मैं जिस भी जगह पे गया हूँ मैं उसका पार्ट बन गया हूँ, मेरा वहाँ पर इम्पोर्टेंट प्लेस था, ऐसे अपने आप को वो इम्पोर्टेंट कंसिडर करता है। Yet all experience is an arc where through gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move। अब इन 3 लाइंस में हम नोटिस करेंगे जो बात कही जाती है कि यूलिसिस की जो पोएट्री है उसका one of the important feature is pictorial quality, and if we read these 3 lines you will be able to imagine in your mind that this there is a picture appearing in front of us। और क्या पिक्चर है वो, ये yet all experience is an arc where through। तो what is arc? आर्क एक सेमी सर्कल शेप होती है जो कि बिल्डिंग्स में नजर आती है और जिसके थ्रू हम बाहर की तरफ या कहीं किसी और चीज को देखते हैं तो एक तरह की पिक्चर हमारे सामने बनती है। और यूलिसिस क्या कह रहा है, येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एक्चुअली किसका काम करता है, एक आर्क का, एक सेमी सर्कल का, एक विंडो का काम करता है जहां से मैं क्या देख पाता हूं, दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, वो वर्ल्ड जो कि मैंने देखा नहीं है, जहां मैं गया नहीं हूं, एंड हुज मार्जिन फेड्स, जिसका छोर जो है, जिसका किनारा जो है वो क्या करता है, फेड्स इज दूर होता जाता है, फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। तो जब भी मैं जाता हूँ, जब भी मैं थोड़ा कुछ देख लेता हूँ उसके बाद मुझे वापस क्या लगता है कि कुछ और दिख रहा है, उस विंडो से, उस आर्क से कुछ और भी दिख रहा है जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा है। How dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use। और यहाँ पर अगेन वो एक पिक्चर हमारे सामने रख देता है, क्या कह रहा है वो, यूलिसिस क्या कह रहा है, हाउ डल इट इज टू पॉज, रुकना जो है वो कितना डल है, कितना जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, जिसमें कोई रोमांच नहीं है, वो रुकना इस तरह का काम है। टू मेक एन एंड, किसी चीज को खत्म कर देना जो है वो मेरे लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। टू रस्ट अनबर्निश्ड, नॉट टू शाइन इन यूज, और कोई भी मेटल जो है वो कब चमकता है, व्हेन इट इज इन यूज, एंड इफ इट इज नॉट इन यूज then it gets rusted। तो Ulysses is comparing himself to a metal which has accumulated rust on it। तो वो चाहता है कि वो शाइन करे, वो अपने आप को शाइनिंग देखना चाहता है। As though to breathe were life piled on life were all too little, and of one to me little remains।
और यूलिसिस क्या कह रहा है, एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ। तो अभी की जो लाइफ है उसको किसके जैसी लग रही है कि मानो केवल ब्रीदिंग जो है, केवल सांस लेना ही लाइफ हो, और वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल। उसके अकॉर्डिंग यूलिसिस के नजर में ये सब जीवन का जो ढेर है, ऑल टू लिटिल, ये सब बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स। और मेरे लिए यूलिसिस जो कि अपने अपनी एज के लास्ट स्टेज में है, वो ओल्ड एज में है, और उस क्या कह रहा है कि मेरे लिए तो बहुत कुछ, बहुत थोड़ा सा ही बचा है, मेरा लाइफ थोड़ी सी है। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल silence, something more, a bringer of new things. And while it were for some 3 suns to store and hoard myself, and this grey spirit yearning and desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. और क्या कह रहा है यूलिसिस, क्या कह रहा है, बट एवरी आर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस। अब देखो इटर्नल साइलेंस क्या है, इटर्नल साइलेंस इज डेथ। तो क्या कह रहा है वो, यूलिसिस इज सेइंग दैट माय एवरी आर आई हैव सेव्ड फ्रॉम डेथ, और something more, a bringer of new things. So whatever life is left for me, it should give me something new. तो मैं इस बची हुई लाइफ में कुछ नया खोज पाऊं, कुछ नया ढूंढ पाऊं, मेरा बचा हुआ जीवन इसमें जाना चाहिए, मेरा जीवन यहाँ बैठे रहने में वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड वाइल इट वर, ये सब जो है वाइल इज अनप्लेजेंट, ये सब मुझे पसंद नहीं है। फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड होर्ड माई सेल्फ, तो लगभग 3 सन्स इज इक्वल टू 3 years। तो 3 साल में जो है बैठा रहा हूँ और बस यहाँ पर खाता रहा हूँ। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर, ग्रे स्पिरिट इज यूलिसिस खुद, लेकिन उसकी जो, क्योंकि वो ग्रे मतलब कि वो अपने एज के लास्ट स्टेज पे है, तो उसकी वो अपने स्पिरिट को भी ग्रे कह रहा है। दो ऐसा नहीं है, वो उसको क्या कह रहा है, यर्निंग एंड डिजायर टू फॉलो नॉलेज। जैसे कि यूथ जो है वो ईगर होता है नॉलेज के लिए, वैसे ही वो भी ईगर है, लाइक अ सिंकिंग स्टार, एक डूबते हुए तारे के समान, जिसको पता है कि उसका एंड होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा रहता है। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे एस अलिट्रेशन, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। और यूलिसिस क्या कह रहा है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। तो जो ह्यूमन थॉट की लिमिटेशन है, बाउंड्री है, आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड दैट। सो ये तो था पोएम का फर्स्ट पार्ट, जिसमें यूलिसिस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज टेलिंग अबाउट हिज डिजायर्स। और अब हम आते हैं पोएम के सेकंड पार्ट में, जहाँ पर वो अपने बेटे जो कि टेलीमेकस जिसका नाम है उसको इंट्रोड्यूस करता है। एंड व्हाट डज यूलिसिस से, दिस इज माय सन माइन ओन टेलीमेकस, to whom I leave the scepter and the isle, well loved of me, discerning to fulfill this labor by slow prudence to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. This is my son, ये मेरा बेटा है, mine own Telemachus, मेरा अपना बेटा, to whom I leave the scepter and the isle. Isle is this land, scepter जो पैराफर्नेलिया किंग के साथ में, जो किंग के साथ में जो दूसरी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। सो आई एम हैंडिंग ओवर ऑल दीज थिंग्स टू माई सन टेलीमिकस, वेल लव्ड ऑफ मी,
So I have loved him enough, discerning to fulfill this labor, and I am confident that my son will fulfill all his duties by slow prudence to make mild, rugged people and through soft degrees subdue them to the useful and the good. और जैसा कि शुरू में भी यूलिसिस ने बताया था कि यहाँ के लोग कैसे हैं, uncivilized हैं, तो he is expecting from his son Telemachus that he will, with his prudence, with his wisdom, he will refine these uncivilized people and through soft degrees subdue them to the useful and the good, और उनको useful बना पाएगा वो. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, decent not to fail in offices of tenderness and pay meet adoration to my household gods. When I am gone, he works his work, I mine. आगे क्या कह रहा है? Most blameless is he. So he is appreciating his son Telemachus. और क्या कह रहा है कि he is not guilty of anything, centered in the sphere of common duties, though he is surrounded by his duties, decent not to fail in offices of tenderness, and I am expecting and I know that my son will not fail in his duties and pay meet adoration to my household gods, and he will be appreciated by all including my gods when I am gone, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा. He works his work, I mine. और अब देखो टेलीमेकस क्या कह रहा है कि he works his work, I mine. मेरा बेटा अपना काम करेगा और मैं खुद का काम करूंगा. As if although हालांकि वो अपना किंगडम जो है अपने सन को हैंड ओवर कर चुका है और वो he is behaving as if now he is free of all duties towards his citizens. और ये था पोएम का सेकेंड पार्ट. हम आ जाते हैं पोएम के लास्ट पार्ट में, और यहाँ पर जो है यूलिसिस अपने पियर्स को, अपने कंपेनियंस को एड्रेस कर रहा है. There lies the port, the vessel puffs her sail. There gloom the dark broad seas, my mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine and opposed free hearts, free foreheads. You and I are old. Old age hath yet his honor and his toil. Death closes all, but something before the end, some work of noble note may yet be done, not unbecoming man that strove with gods. There lies the port. तो what is port? Port is बंदरगाह. तो वो बंदरगाह है. The vessel puffs her sail. और वहां पे क्या नजर आ रहा है? उसको अपनी बोट नजर आ रही है. वो बोट जिसमें कि वो ट्रेवल करने वाला है. There gloom the dark broad seas. और अब जो सी है वो कैसा दिख रहा है? डार्क दिख रहा है. और एंडलेस सी है, वहां पर अंधेरा हो रहा है. माई मैरिनर्स, मेरे साथी. ट्रेवलर्स, सोल्स, ये मेरे साथ वाले लोग हैं. दैट हैव टॉइल्ड, जिन्होंने मेरे साथ में क्या किया है? लेबर किया है. एंड रॉट, रॉट इज पास्ट ऑफ वर्क, पास्ट टेंस ऑफ वर्क. तो इन्होंने मेरे साथ काम किया है. एंड थॉट विद मी, रॉट एंड थॉट सिमिलर साउंड्स. तो रॉट एंड थॉट विद मी, तो इन्होंने मेरे साथ काम किया है, इन्होंने मेरे साथ सोचा भी है. दैट एवर विद अ फ्रोलिक वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन. और इन्हीं लोगों ने, इन लोगों ने मेरे साथ वेलकम किया है. किसको? जब, और कैसा वेलकम किया है? एनर्जी के साथ. द थंडर एंड द सनशाइन, चाहे हमारा जो सराउंडिंग जो है वो
हमारे कंड्यूसिव रही हो, चाहे हमारे लिए अपोजिट रही हो, तो भी जो है मेरे साथियों ने इनका वेलकम किया है। चाहे हमने थंडर को फेस किया, चाहे जो अच्छी सनशाइन हमें मिली, तो इन लोगों ने मेरा साथ दिया। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स, फ्री फोरहेड्स, सिमिलर साउंड्स, फ्री, फोरहेड्स। तो क्या कह रहा है यूलिसिस? एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स, फ्री फोरहेड्स। और जब भी इनको अपोजिशन करना पड़ा, मुझे मेरे अगेंस्ट में इनको बोलना पड़ा, तो भी इन्होंने कैसा एक्सप्रेशन दिया? विद फ्री हार्ट्स, जो भी इनके मन में था वो कहा। फ्री फोरहेड्स, जो भी इनकी थिंकिंग थी वो इन्होंने कही। You and I are old. अब क्या कह रहा है यूलिसिस? कि we are all old. Old age hath yet his honor and his toil. लेकिन at the same time he wants to convey that old age का मतलब ये नहीं है कि there is no glamour, there is no charm in this age. इसका अपना ऑनर है और इसके भी अपने काम है। Death closes all, but something, this is ERE is before, but something before the end, some work of noble note may yet be done, not unbecoming man that strove with gods. तो हालांकि डेथ जो है वो अपने, जब डेथ आती है तो सब कुछ एंड कर देती है, बट समथिंग बिफोर द एंड, बट उस एंड के पहले भी we can do something, some work of noble note, we can achieve something which people will appreciate later after we are all gone, may yet be done. और अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। Not unbecoming man that strove with gods, और नॉट अनबिकमिंग मैन, हमें क्या नहीं होना है? जो आदमी हमें बनाया है भगवान ने, हमको वही रहना है। और आदमी क्या करता है? काम करता रहता है। दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, और आदमी की क्या क्वालिटी बता रहा है यूलिसिस? दैट स्ट्रोव विद गॉड्स। आदमी ने तो क्या किया है? स्ट्रोव इज पास्ट फॉर्म ऑफ स्ट्राइव। आदमी ने भगवान के साथ मिलके भी काम किया है या संघर्ष किया है, तो हम तो वो आदमी हैं, इसलिए हमें बैठे नहीं रहना है। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइम्स, द डीप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस। कम माई फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। और क्या, कौन सा टाइम हो गया है? इवनिंग का टाइम हो गया है। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, और रॉक्स के ऊपर से लाइट्स दिखने लगी हैं। द लॉन्ग डे वेंस, लंबा दिन जो है वो जा रहा है, वेंस इज समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स, अब देखो स्लो मून क्लाइम्स, मून क्लाइम नहीं करता है, क्लाइम तो जिसके हाथ पैर होते हैं या पैर होते हैं वो क्लाइम करता है। तो अगेन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। द लॉन्ग डे वेन्स, देयर स्लो मून क्लाइम्स, द डीप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस। और अब जो डीप है, डीप किसको इंडिकेट कर रहा है? सी को। सो वहां से अब तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। कम माई फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। एंड ही इज, वो क्या कर रहा है? आह्वान कर रहा है एक तरह से अपने कंपेनियंस का, कि अभी भी लेट नहीं हुई है और हम नया संसार देखने के लिए, नई नई चीजें देखने के लिए रेडी हैं। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर, स्माइट द साउंडिंग फरोज, फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। अपने कंपेनियंस को क्या कह रहा है यूलिसिस? पुश ऑफ, पुश ऑफ, आगे बढ़ो। वो क्योंकि वो बड़ी बोट में बैठे हैं और अपने
ओर्स को, चप्पुओं को चलाएंगे और पानी पे स्ट्राइक करेंगे उनसे, तो उनकी बोट आगे बढ़ेगी। एंड वो उनको क्या कर रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है। एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर, स्माइट, स्माइट इज स्ट्राइक। द साउंडिंग फरोज, साउंडिंग फरोज क्या है, वेव्स ऑफ सी, जिनसे की आवाजें आ रही है, तो इनको स्ट्राइक करो। फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। और क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरा पर्पस क्या है, सेल करना बियॉन्ड द सनसेट। तो जहां हमें लगता है कि सनसेट हुआ है, उस जगह से, उस होराइजन से भी आगे हमें जाना है। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। तो जब मैं मरूं उससे पहले मुझे कहाँ जाना है, द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, जहाँ पे लगता है कि ये वेस्ट की तरफ दिखने वाले तारे जहाँ पे छुपते हैं या जहाँ पे डूबते हैं, जिस पानी में नहाते हैं, वहां पे मुझे जाना है। It may be that girls will wash us down. It may be we shall touch the happy isle and see the great Achilles whom we knew. और क्या पॉसिबिलिटीज यूलिसिस अपनी जर्नी के लिए बता रहा है, इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन। हो सकता है कि गल्फ जो खाड़ी है, जो अलग अलग समुद्र हैं या जो समुद्र का पानी है, वो हमें बहा दे अपने साथ में। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल, हो सकता है कि हम किसी बड़ी ही अच्छी आइलैंड पे पहुंच जाएं। एंड सी द ग्रेट एचलीज, हु वाज एचलीज, एचलीज वाज वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर्स ऑफ ट्रोजन वॉर। तो हो सकता है कि हमें वहां एचलीज से मुलाकात हो जाए, whom we knew, जिसको हम जानते हैं। Though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield. Though much is taken, much abides. Although, Ulysses कह रहा है कि although much of our strength is taken away by the age, still much abides. Abide मतलब है, which exists, still much exists. And though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, although now we are not capable of doing very great things, still that which we are, अब जो अभी हम हैं वो हैं। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, हमारे हार्ट जो हैं उनमें उनका टेम्पर आज भी कैसा है, हीरोइक हार्ट्स के इक्वल है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, दो ये कुछ वीक हुए हैं समय के साथ में और थोड़ा फेट की वजह से, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हमारी विल पावर अभी भी इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। टू स्ट्राइव, टू सीक, फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। और हमारी विल पावर कैसी है, टू स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब संघर्ष करने की, टू सीक, सीक मतलब ढूंढने की, खोजने की, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, हम जो है कुछ फाइंड करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए आगे, खोजने के लिए आगे जाएंगे, नॉट टू यील्ड, हम कहीं पर जाके समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी विल पावर जो है वो आज भी किसके इक्वल है, हीरोइक हार्ट्स। रिपीटेशन ऑफ साउंड्स हमें बार बार देखने को मिलती है, तो ये जो है टेनिसन की पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें पूरी पोएम में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये पोएम हमने देखी और इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने पे हमें और अच्छे से पोएम के बारे में पता चलेगा। और अगर हम 3-4 बार पोएम को पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग और इसके अलग अलग फीचर्स हमारे सामने क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज यूलिसिस कंसिडर हिमसेल्फ एन आइडल किंग। सो हमें वी हैव टू टेल that why he is considering, Ulysses is considering himself idle.
comment on some of the reasons he puts forward. For example, he has handed over his kingdom to his son Telemachus, and he is expecting that his son will be performing his duties. So he should go whatever he should go to fulfill his desires. And now he is considering himself relieved of the duties of the kingdom. Second question है write a character sketch of Ulysses dwelling on his role as. तो जो भी हमने पोएम पढ़ते हुए देखा यूलिसिस को एज अ किंग देखा, एज अ हस्बैंड देखा, एज अ फादर एंड एज अ वॉरियर, तो इन सब को डिस्क्राइब करेंगे तो हमें एक कंप्लीट कैरेक्टर स्केच मिलेगा यूलिसिस का. कैरेक्टर स्केच क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यूलिसिस एज अ पर्सन रखता था, किंग के रोल में वो कैसा था, हस्बैंड के रोल में कैसा था, फादर एंड वॉरियर. थर्ड क्वेश्चन है एलेबोरेट अपॉन यूलिसिस रीजंस फॉर ट्रेवलिंग, व्हाई डज ही वांट टू ट्रेवल. ये हमें एलेबोरेट करना है. तो इसको एलेबोरेट करेंगे तो वन ऑफ द रीजंस हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा और कई जगह भी देखा कि पोएम में हमें कई जगह जो है आई वर्ड मिलता है, माई, माई सेल्फ मिलता है. दैट मीन्स यूलिसिस इज अ पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विद सेल्फ. तो वो हालांकि ही नोज दैट हिज सिटीजन्स आर अनसिविलाइज्ड, लेकिन वो ये उनको सिविलाइज करने का काम हाथ में नहीं लेता है, बल्कि उसकी जो इच्छाएं हैं ट्रेवलिंग की उनको पूरा करना चाहता है. तो इस तरह से क्या रीजंस हैं यूलिसिस के जाने के लिए ट्रेवल पे, वो बताने हैं. देन लास्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द विक्टोरियन एलिमेंट इन द पोएम. विक्टोरियन एलिमेंट्स क्या क्या हैं. विक्टोरियन एलिमेंट्स उस विक्टोरियन पीरियड के जो इश्यूज हैं जो कि अलग अलग थे, कोई एक मेजर थीम नहीं है विक्टोरियन एज की जिसको कि अलग अलग पोएट्स में हमें मतलब अलग अलग पोएट्स की पोएट्री में हमें देखने को मिलता है. इनफैक्ट विक्टोरियन एज में अलग अलग इश्यूज हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, और यह चीज़ हमें टेनिसन की पोएट्री में भी मिलती है. वो अलग अलग इश्यूज को टेनिसन उठाता है, और जिनमें टेनिसन की एक स्पेशलिटी ये भी है कि वो अपने लीजेंड्स को जो है लीजेंड्स के थ्रू वो अपनी बात कहता है. और इस पोएम में एक मॉडर्निस्टिक एलिमेंट भी है. व्हाट इज मॉडर्निस्टिक एलिमेंट. मॉडर्निस्टिक एलिमेंट है एलियनेशन का. एलियनेशन मतलब अ पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सराउंडिंग्स वॉट एवर इन द वो अपनी सिचुएशन से ही इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन ही हैज बीन पुट इन. तो यूलिसिस भी जो भी सिचुएशन में वो है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकलना चाहता है. तो ये भी जो है विक्टोरियन एज का एक एलिमेंट है जो कि मॉडर्निस्टिक एलिमेंट भी है. जैसे कि आज के टाइम में लोग जो है अपने आप से संतुष्ट नहीं है और वो कहीं और जो है वो देखते हैं कि वहाँ से उनको पीस मिले. तो सेम चीज़ जो है इस पोएम में भी हमें देखने को मिलती है. तो इस तरह से ये पोएम जो है यूलिसिस जो है ये हमने पढ़ी और इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग फीचर्स को हमने देखा.